देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का मतलब क्या है कि पहली तो बात ये हम देखते हैं कि माइटोसिस होती कहां पे, माइटोटिक डिवीजन जो है ये कहां पे हो रहा है। तो जनरली हम कहां पे देखते हैं, 2n टाइप की सेल्स में। जनरली, मैंने ये नहीं बोला कि स्ट्रिक्टली, ध्यान रखना, जनरली ये हम कहां देख रहे हैं, 2n टाइप की सेल्स में, यानी कि डिप्लॉइड सेल्स में हम माइटोसिस डिवीजन देखते हैं, जिसमें एक तरीके से हम ये कह सकते हैं फॉर द ग्रोथ, रिपेयर, रीजेनरेशन, बाउंड हीलिंग, अरे ऐसे टाइम पे जो डिवीजन हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा, माइटोटिक डिवीजन। अब एक बात बताओ, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी मेन प्लांट बॉडी ही कैसी थी, हैप्लॉइड थी, कौन से वाले, लोअर प्लांट्स में हमने बात करी थी किसके बारे में, कुछ एल्गी के बारे में, कुछ ब्रायोफाइटा के बारे में, जिनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, हैप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसके अंदर देखने को मिल रही थी, याद आ रहा है, कुछ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिजम्स थे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में हमें जो माइटोटिक डिवीजन था ये हमें कहां देखने को मिल रहा था, ड्यूरिंग द गैमीटोजेनेसिस। तो जो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है, सबसे पहले हम देखते हैं ये कहां पे हो रहा है। तो बेटा हमने ये देखा कि एनिमल्स में ये किसमें हो रही है, 2n टाइप की सेल में, और प्लांट्स के अंदर हमें ये कहां देखने को मिल रहा है, 2n और n दोनों टाइप की सेल्स में हमें ये डिवीजन देखने को मिलता है। क्योंकि एनिमल्स में हम खाली बस एक एक दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसका हम नाम लेंगे, जैसे कि मेल हनी बी, इसमें ड्यूरिंग द गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। कहां पे, मेल हनी बी में, ड्रोन, है ना, मेल हनी बी को क्या कहते हैं बेटा, ड्रोन कहते हैं। उसमें जो गैमीटोजेनेसिस होती है, यानी कि मेल गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से। लेकिन ये मत समझना कि मेल का फॉर्मेशन माइटोसिस की वजह से होता है, बात समझो, किसका फॉर्मेशन हो रहा है मेल माइटोसिस की वजह से, मेल गैमीट का। मेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन माइटोसिस की वजह से नहीं होता है, मेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन मियोटिक डिवीजन से ही होता है, मेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन मियोटिक डिवीजन से ही होता है, बट वहां पे एक अलग प्रोसेस होती है, दैट इज द पार्थिनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो जो मेल होता है उसका फॉर्मेशन फीमेल गैमीट से ही होता है, और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन मियोसिस से होता है। हनी बी में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन किससे हो रहा है बेटा, मियोसिस से, और मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, माइटोसिस से। ठीक है, तो खाली बस एनिमल्स में मेल हनी बी इज द एक्सेप्शन कह सकते हैं जिसके अंदर माइटोसिस से हो रहा है। लेकिन जितने भी क्या बोलते हैं एनिमल सेल हैं, जो 2n टाइप के सेल्स हैं, उसके अंदर माइटोसिस हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। लेकिन प्लांट्स में हम क्या देखते हैं कि जनरली हम देखें तो टेरिडोफाइटा से हमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी देखने को मिलती है, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का मतलब क्या है बेटा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये कैसे हैं, स्पोरोफिटिक है। तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो 2n टाइप की है, तो उसमें डिवीजन होगा ग्रोथ वगैरह के लिए। और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो अल्गी एंड ब्रायोफाइटा है, उसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड टाइप की होती है, और उसमें ग्रोथ है उसके लिए भी माइटोसिस ही होती है, लेकिन कैसे टाइप के सेल्स में, एन टाइप की सेल्स में। यानी कि वहां पे गैमेटोफाइट भी तो अपना साइज और नंबर बढ़ाता है, और उसमें जो डिवीजन यूज करता है दैट इज द माइटोसिस। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बोला कि जो मियोटिक डिवीजन है, इसमें अगर ये 2n टाइप की सेल है
तो जो नए सेल का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होते हैं, 2n टाइप के सेल का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि जो ये सेल बनते हैं, जो न्यूली फॉर्म सेल्स हैं या डॉटर सेल्स हैं, they have exact that genetic composition which they parents possess। तो जो उनके पेरेंट्स के पास जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, सेम जेनेटिक कॉम्पोजिशन हमें कहां देखने को मिल रहा है, डॉटर सेल्स में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्हेन any organism have to conserve their genetic information, then they have to divide by the process of mitosis। माइटोसिस में लिखना, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लो, इट कीप्स द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट and maintains genetic stability। It keeps the chromosome number constant and maintains the genetic stability in daughter cells। All the cells have similar genetic constituent। देखो ये सेल जो है माइटोसिस करेगा, दो 2n टाइप के सेल्स का बनाएगा। मैंने बोला इट कीप्स द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन डॉटर सेल्स, ठीक ना। तो अगर 2n इक्वल टू सपोज कि यहाँ पे 16 सेल है, तो यहां भी जो दोनों सेल्स हैं इनमें 16 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या कोई क्रोमोसोमल नंबर में चेंज आया? अगर क्रोमोसोमल नंबर में कोई चेंज नहीं आया तो क्या इसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कोई चेंज आने वाला है? तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि जो ये डिवीजन है, ये डिवीजन क्या कर रहा है, पहले तो ये पेरेंटल सेल है और ये क्या है बेटा, डॉटर सेल्स है। तो जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन पेरेंटल सेल में, वही जेनेटिक कॉम्पोजिशन डॉटर सेल्स में। और जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने बोला कि जितने भी सेल्स हैं सब में सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी डॉटर सेल्स यहां पे बने, आप देखो दोनों में 16 क्रोमोसोम्स हैं। कैसे हैं इस चीज को समझो, एक बात समझो, ये जो पेरेंटल सेल है, सपोज कि इसमें 2n इक्वल टू 2 ही है या एक है, सपोज एक क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज कैसा हो रखा है, इस टाइप का हो रखा है। अब सपोज कि इस सेल में एक ही क्रोमोसोम है, अब यही क्रोमोसोम क्या होगा बेटा, दो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा चलो पूरी कहानी बता देते हैं। जब ये सेल जब डिवाइड होने जा रहा था, यानी कि जब ये अपने जीवन फेज में था, तो इसमें क्रोमोसोम किस टाइप का था, इस टाइप का था। एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा है, ये किस में था बेटा, जीवन में। ये गया कहां पे, अब जीवन के बाद क्या आएगा, एस फेज। एस फेज में क्या किया इसने, अपना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या कर लिया, डबल कर लिया। डबल किया तो कैसा हो गया, इस टाइप का हो गया। क्रोमोसोम अभी भी एक ही है, जो ये थोड़ा सा ये आपको बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, कंफ्यूज मत होना, जगह की वजह से है ना। ये डायग्रामेटिकली एरर है ना, ये ह्यूमन एरर है, मेरा एरर है, ठीक है ना। तो जो क्रोमोसोम यहाँ पे दिख रहा है, इसमें सिंगल क्रोमेटिड दिख रहा है, लेकिन इसमें दो क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एस फेज में इसने क्या किया, डीएनए की सिंथेसिस की, और डीएनए का अमाउंट क्या कर लिया, डबल कर लिया। जो ये 2C था, अब ये कितना हो गया, 4C हो गया। G2 कंप्लीट हुआ, एम फेज कंप्लीट हुआ, दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब जो दो सेल्स बने उसमें क्रोमोसोम्स कैसे पहुंचे, एक गया होगा ये वाले सेल में, ये गया होगा ये वाले सेल में, ठीक ना। अब इसको समझना, यहां से सपोज कि ये जो क्रोमोसोम है, इस पे कोई जीन यहां पे था जो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। जब इसका दूसरा क्रोमेटिड बना होगा, यानी कि यहां पे था, तो जो दूसरा बना उसमें भी तो यहीं पे आएगा। यानी कि जो कैरेक्टर के लिए जीन यहां पे था वो यहां पे, जितने भी जीन्स इस पे प्रेजेंट होंगे उतने ही जीन्स इस पे भी प्रेजेंट होंगे। और जब ये स्प्लिट करेगा तो जितना इस पे रह गया उतना ही तो इस पे भी रहेगा बेटा। एक कॉम्पोजिशन क्या हो गया, एग्जैक्ट सेम हो गया। यानी कि जितने भी सेल्स बनेंगे सबका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स क्या होगा, सेम होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें हम बोले, तो ये क्या मेंटेन करता है बेटा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। समझते हो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ऐसे समझो, ये है एक सेल, ठीक ना, ये है सेल की बाउंड्री। अब ये चाहे सेल मेम्ब्रेन हो या चाहे सेल वॉल हो, अगर सेल वॉल है तो इसके बाहर है नॉन लिविंग कंटेंट है, और बाकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी वो क्या है, लिविंग कंटेंट है। अब ये जो अंदर का लिविंग कंटेंट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसी को तो हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। ये प्रोटोप्लाज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक न्यूक्लियोप्लाज्म और एक साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या था, ये न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है, दिस इज द न्यूक्लियो
प्लाज्म एंड इसके बाहर का जितना मटेरियल है दिस इज द साइटोप्लाज्म। अब एक बात समझो, इसमें अगर आप ढंग से देखो तो अच्छा खासा स्पेस न्यूक्लियस ने ले रखा है, अच्छा खासा अमाउंट होगा इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म का। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये सेल का साइज बढ़ गया, ये सेल ने क्या किया बेटा, ग्रोथ कर ली, कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख गया, और न्यूक्लियस जो था वो इतना ही रह गया, ठीक है ना, न्यूक्लियस क्या रह गया, इतना ही रह गया। अब एक बात बताओ, ये क्या जाना जाता है, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ सेल, और ये रिस्पॉन्सिबल है सेल के अंदर जितनी, अच्छा देखो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है वो कहां पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल। स्टेटमेंट याद आ रहा है, साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है वो कहां हो रही है, साइटोप्लाज्म में। और एक ठीक ठाक रेशियो था, गवर्न इस मेटाबॉलिज्म को कौन कर रहा था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसको क्या करता है बेटा, गवर्न करता है, और न्यूक्लियस गवर्न कर रहा है तो न्यूक्लियस के पास ठीक ठाक एक्टिविटीज होनी चाहिए। अब यहां पे जब साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ गया, एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सेल क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को आधा कर देगा। कैसे कर देगा, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। यानी कि सेल क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप यहां पे देखो तो न्यूक्लियोप्लाज्म अब इतना ही रह गया, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो था वो डिस्टर्ब हो गया। अब इसको मेंटेन करने के लिए सेल को क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। तो वो क्या करेगा, माइटोसिस, और ये दो सेल का फॉर्मेशन कर देगा, और जब दो सेल का फॉर्मेशन कर लेगा वापस से न्यूक्लियस प्रोमिनेंट। तो ये क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को। सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, द ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। ये पॉइंट को समझो। आपको याद हो जब मैं एनिमल टिश्यू पढ़ा रहा था, मैंने बोला था कि जो हमारी ह्यूमन स्किन है इसमें 5 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर थी क्या थी, स्ट्रेटम कॉर्नियम, और जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है दैट इज द डेड लेयर। उसके नीचे होती है कौन सी, ल्यूसिडम की, जो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट लेयर है। अब क्या होता है कि जो कॉर्नियम है ना, आप देखो कि आप ढंग से अगर रगड़ोगे ना तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ स्किन से छूटता हुआ मिलेगा। अभी सर्दियों का टाइम है, ऐसे ऐसे देखोगे बहुत ऐसे छूटती है ना स्किन, जब कभी आप ऐसे करते हो तो वो एक व्हाइट सा रेशा जो आ जाता है वो किसकी वजह से आता है, वो कॉर्नियम क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है रेगुलर क्या हो रहा है, हमारे बॉडी से हट रहा है। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल, आप देखो कि जब कभी आपने लिविंग टिश्यू की, जब अगर आपने शायद प्रैक्टिकल्स वगैरह आपके हुए हैं कि नहीं हुए मुझे नहीं पता है, आपके जब प्रैक्टिकल्स हुए होंगे ना तो उसमें उन्होंने बोला होगा कि एक कॉटन लो, कॉटन को क्या करो, अपने चीक्स को अंदर की तरफ से ऐसे हल्का सा रगड़ के लेके आओ, और जब उस कॉटन की जब आप स्टडी करोगे ना आपको उसमें लिविंग सेल्स मिल जाएंगे। यानी कि जो हमारी जो गट वॉल है ना, उसके अंदर की जो लाइनिंग है ना वो भी कॉन्स्टेंटली रिमूव हो रही है, वो भी क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली रिमूव हो रही है। एंड उसके बाद और क्या दे रखा है यहाँ पे, ब्लड सेल्स। आपको पता ही है हमारी आरबीसी, आरबीसी का जो हमारा लाइफ स्पॉन है वो कितना है, हमारे बॉडी में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका लाइफ साइकिल लाइफ स्पॉन कितना है, 120 डेज का। और जो डब्ल्यूबीसी है उनका लाइफ स्पॉन कितना है, 2 to 3 वीक्स, यानी कि 14 to 20 डेज हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात समझो, हमारे बॉडी में जो आरबीसी है उसका अमाउंट भी कांस्टेंट रहना चाहिए। कितना होता है, 4.5 टू 5.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है ना आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का करीब 1.5 लाख के अराउंड ये होता है। यानी कि इनका जो अमाउंट है ये कांस्टेंट रहना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। और 120 दिन में हर सेल मरती जा रही है, तो रेगुलर नई सेल्स का भी फॉर्मेशन होना है। डब्ल्यूबीसी भी मर रहे हैं, वो तो 20-25 दिन में मर जा रहे हैं, वो भी चाहिए। तो हमारे ब्लड, हमारी जो हीमोपोइटिक ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लॉन्ग बोन की मैरो है ना, रेड बोन मैरो वगैरह, रेगुलर क्या कर रहे हैं बेटा, आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करते जा रहे हैं। और किस डिवीजन की वजह से हो रहा है, माइटोसिस की वजह से। तो ये चीज समझो कि जितनी ये स्किन की लाइनिंग हट रही है किससे वापस आ रही है, माइटोसिस से। गट वॉल की लाइनिंग माइटोसिस से, ब्लड सेल्स जो डिजनरेट हो रहे हैं वो रीअपियर कैसे हो रहे हैं, माइटोसिस से। क्लियर है। एंड माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पता है आप लोगों को,
हाँ सर मेरिस्टेमेटिक पता है। टिश्यू क्या होता है बेटा, रूट प्लांट की टिप, चाहे वो रूट टिप हो चाहे शूट टिप हो, वहां पे क्या था, एपिकल मेरिस्टेम। याद आया कुछ, एपिकल मेरिस्टेम, रूट टिप और शूट टिप पे। इसके साथ साथ बात की गई थी यहां पे क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेम, और बीच में कुछ छूटा हुआ पार्ट होता है, दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, प्लांट्स में जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो रेगुलर डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। मेरिस्टेम क्या होता है, दिस इज द रेगुलर डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्टेम आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, दे आर कॉन्स्टेंटली डिवाइड, जो रेगुलर डिवाइड हो रही हैं, और इसी की वजह से प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम होती है। हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, एनिमल्स की बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, वो एक एक सर्टेन टाइम तक हो रही है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता, उसके बाद रिपेयर और ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन प्लांट्स में जो ग्रोथ हो रही है वो लाइफ टाइम हो रही है, और वो किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। क्लियर है? तो वही लाइन दे रखी है बेटा कि द एपिकल एंड द लैटरल कैम्बियम, these are the meristem, result in the continuous growth of the plants throughout their life। तो प्लांट्स में लाइफ टाइम जितनी भी ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू द मेरिस्टेम। माइटोसिस डन।